सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज हम वर्ग 2 चयन परीक्षा पे फोकस कर रहे हैं कि अभी तक आपने जो पढ़ाई करी है उसको देखेंगे हम, और साथ ही साथ हम आप अपने आप को ऑब्ज़र्व करेंगे कि आप अभी कहाँ पर हैं और किस तरीके से आपको अपनी चीज़ों को बदलना है अब, जबकि आपके सामने अब जल्दी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है, सिलेबस आपको देखने को मिलने वाला है। वर्ग एक या जो भिन्न भिन्न एग्ज़ाम हैं, 28,000 जो पदों के लिए जो परिणाम रुके हुए हैं वो भी अब जारी होने लग गए हैं, जिसमें कि एक परीक्षा परिणाम जारी हो भी चुका है ईएसपी की साइट पे आप जाके देखेंगे तो, और बाकी भी 4 या 5 दिन के अंदर अंदर वो भी हो जाएंगे और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया चालू हो जाएगी। जैसे ही ये होगी उसके बाद में सीधा नंबर आएगा, जो भर्तियां ऑनगोइंग थी या जो नई भर्तियां हैं उनका आ जाएगा। तो सबसे मेन चीज़ है कि ईएसपी का जो काम था वो अब चालू हो गया है, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक आपको संकेत मिला है कि आप अपनी तैयारी को अच्छा रखें और धैर्य बनाए रखें, मजबूती के साथ आप तैयारी करते रहें। इसी चीज़ को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं, और एक और स्टार्टिंग में हम बात करेंगे कि कौन सी बुक्स जो आप पढ़ रहे हैं उन पे भी हम डिस्कशन करेंगे। चयन परीक्षा के लिए हम सभी विषयों पे बात करेंगे, आज सभी विषयों पे बात करेंगे वर्ग 2 चयन की। अब एक चीज़ मैंने सोची हुई है, बहुत दिनों से सोच रहा था कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो पर्सनल बात करना चाहते हैं, फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, या जानना चाहते हैं, या आप इसे गाइडेंस कह सकते हो, या आप इसे करियर काउंसलिंग टाइप में कह सकते हो कि उनकी डायरेक्शन जो है सही चल रही है या नहीं है। उसके लिए मैंने एक विचार बनाया है कि 10 से 15 मिनट मुश्किल से मैं एक दिन में 2 या 3 लोगों से ही हम बात कर पाएंगे ऐसा करने का। अब 1-2 दिन में और मैं इसको और क्लियर कर लूँगा, और आप लोगों का आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे निश्चित तौर पे होंगे जो बात करना चाहते होंगे, तो हम देखेंगे, उसको मैनेज करेंगे और उसके हिसाब से हम ऐसा करेंगे गूगल मीट के द्वारा, या जो भी है पर्सनल होगा, मतलब पर्सन टू पर्सन होगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ गए हैं, उस तरीके से नहीं, अलग तरीके से हम इस पे सोच रहे हैं। उस पे भी हम जल्दी डिसीजन लेंगे, और आप लोगों की राय क्या है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोग और ज़रूर बताना। इससे जो आपके डाउट रहेंगे 10 या 15 मिनट यदि आपने बात करी तो वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें बस यही चीज़ है कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति टाइम पास के लिए आते हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं, उस पर भी हम बात करेंगे बाद में। चलिए, हम बात कर रहे थे तैयारी को लेकर के। आपके अंदर पैसेंस है, आपने इतना वेट किया है, पैसेंस है, अच्छी बात है। ये आपकी एक तरीके में परीक्षा थी ये भी, जो कि आपने पास कर ली, और बहुत सारे अभ्यर्थी इस परीक्षा में भी, धैर्य की परीक्षा में फेल हो चुके होंगे। तो हम बात करें तैयारी को लेकर के। अब देखिए, देखिए, जब भी तैयारी की बात आती है, खासकर शिक्षक भर्ती की, तो एनसीईआरटी सबसे पहले नंबर आती है। तो एक बार हम इस पे बात कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। एनसीईआरटी की जो इम्पोर्टेंस है उनके लिए बहुत ज़्यादा है, जिन्होंने पात्रता परीक्षा में इन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, और इतने समय से एनसीईआरटी का मैंने जिक्र किया हुआ है, निश्चित तौर पे आपने कर ली होगी। अब हम इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, और एनसीईआरटी जो है किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है, ये देखिए, मैथ वाले, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, संस्कृत वाले, इतना ज़्यादा ध्यान यदि ना भी दें एनसीईआरटी पे, काम डट जाएगा। मैथ वाले चलो थोड़ा बहुत ध्यान दे भी लें, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, संस्कृत वाले, ये भाषाओं वाले यदि बिल्कुल इस पे फोकस ध्यान ना भी दें, ज़्यादा गंभीरता से ना लें, तब भी इनका काम चल जाएगा, कोई इनको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन मेन विषय 2 आ जाते हैं, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। सबसे ज़्यादा इन 2 में से किन के लिए एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो हैं विज्ञान विषय वाले।
उनका NCERT के बिना काम चलना ही नहीं है। सामाजिक विज्ञान वाले अभ्यर्थी कहीं चलो दूसरी जगह से और भी बुक्स आती हैं वहाँ से कर भी लें, लेकिन चलो सार संग्रह वगैरह आते हैं, बहुत अच्छी पुस्तकें बनी हुई हैं SST के लिए, वो कर भी लें। लेकिन विज्ञान वाले अभ्यर्थियों के लिए NCERT शुरू से लेकर के अंत तक बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। विज्ञान में 11वीं 12वीं का मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आपको 11वीं 12वीं के कंटेंट को बहुत अच्छे से रीड करना है। खासकर विज्ञान वाले तो जितना अच्छे से करेंगे ना 11वीं 12वीं का कंटेंट, उतना अच्छा रहेगा ना। 6ठी से 10वीं तक तो आपने काफ़ी हद तक करा होगा, पात्रता में भी पढ़ा होगा। 9वीं 10वीं अब आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और 11वीं 12वीं आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक चीज़ आप ऑब्ज़र्व करना, मैं यहाँ पे नीट की स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ। मैं ये इस वजह से बता पा रहा हूँ कि क्योंकि मैंने नीट के जो बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं वो देखे हैं, नीट के और JEE वाले जो बच्चे अभ्यर्थी करते हैं, मैं उनकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से बहुत सारी वीडियो देखा करता हूँ उनकी कि आखिरकार ये किस तरीके से पढ़ते हैं। तो नीट वाले जो अभ्यर्थी रहते हैं ना, बायोलॉजी के लिए हमेशा मैंने हर बच्चे के मुंह से सुना हुआ है कि हमने बायोलॉजी को काफ़ी बार पढ़ा है। बहुत सारे क्वेश्चंस NCERT की बुक्स में से बिल्कुल लाइन टू लाइन उठाए गए हैं। सोचिए, नीट अच्छे खासे लेवल का एग्ज़ाम होता है, उस बड़े एग्ज़ाम में भी बायोलॉजी के लिए वहीं से क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। मतलब साइंस आपके लिए, साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, वर्ग 2 चयन परीक्षा विज्ञान विषय से कर रहे हैं, उनके लिए NCERT की इम्पोर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है शुरू से लेकर अंत तक के लिए। गणित में आपने एक बार NCERT कर लिया, आप दोबारा ना भी देखेंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि गणित में ऐसा है कि आप किसी न किसी टीचर से पढ़ रहे होंगे। आप गणित, हो सकता है कि आपने किसी का वर्ग 2 चयन परीक्षा का ऑनलाइन कोर्स लिया होगा, क्योंकि मैथ का जो कोर्स होता है वो काफ़ी सारे अभ्यर्थी लेते हैं। यहाँ पे समझने वाली चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं। रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम थोड़ा सा मतलब होता ही नहीं है, बहुत ही कम होता है। फार्मूलास वगैरह याद करने पड़ते हैं, लेकिन वो भी प्रैक्टिस से आपके दिमाग में उनका कंसेप्ट बन जाता है। तो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं आप उनके हिसाब से भी चल रहे होंगे, ठीक कि सर हमें इस तरीके में पढ़ा रहे हैं और ये हमारी स्ट्रेटेजी। एक स्ट्रेटेजी आपकी वो वाली भी हो सकती है कि आप किसी एक पार्टिकुलर टीचर को फॉलो कर रहे हैं, आपने कोर्स नहीं लिया है, तो आप हो सकता है कि आप किसी यूट्यूब पर किसी टीचर को फॉलो कर रहे हों, आप उनके माध्यम से पढ़ रहे हों। तो आपका जो सिलेबस है काफ़ी हद तक वहाँ से भी पूरा हो रहा होगा, वहाँ से भी आपने काफ़ी चीज़ें कर ली होंगी। उसके बाद आता है कि आपने अपने लेवल पे क्या किया, सेल्फ स्टडी में आपने क्या किया। वो तो उस टीचर के द्वारा आपको पढ़ाया गया, उतना कंटेंट उन्होंने बताया गया, लेकिन अपने हिसाब से भी आपने क्या हटके किया, ये हर एक विषय की बात है, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना। उसके लिए आप रेफरेंस बुक वगैरह लगा रहे होंगे। मैंने एक बार किरण की बुक बताई हुई थी SSC की, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। और अब इन बुक्स में जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल पहले से आपने शुरू किया और आखिरी के सारे क्वेश्चंस लगा दिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आपको स्किप करने पड़ते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं देखने होते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस से उनका कोई वास्ता नहीं रहता है। ये आप में थोड़ी बहुत समझ धीरे धीरे समय के अनुसार आ ही जाती है। या फिर हो सकता है कि आपने किसी ऐसे पब्लिकेशन की बुक ली हो जिससे आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ था, आपने पहले मान लीजिए किसी एग्ज़ाम की तैयारी करी और उस पुस्तक से आपने तैयारी करी होगी, तो आप उसको भी कर सकते हो। उससे भी आपकी सारी चीज़ें काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगी। जैसे RS अग्रवाल एक बुक आती कॉम्पिटिटिव वाली, वो भी ठीक ठाक बुक है। और मेन चीज़ ये है, अब जैसे कि मैथ में कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हो। मैथ वालों के लिए प्रैक्टिस से ज़्यादा बढ़कर कुछ फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं होने वाला। मैथ वालों के लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैथ वाले, साइंस वाले, मतलब हर विषय वाले, लेकिन मैथ वाले जो अभ्यर्थी हैं प्रैक्टिस के मामले में सबसे अव्वल रहने चाहिए। उनकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि पूछो मत।
कि क्वेश्चन सामने देखे और बिल्कुल तरीका दिमाग में घूमे कि इस तरीके से करना, बस कैलकुलेशंस करना, मेरा आंसर आ जाएगा। मैथ वाले प्रैक्टिस के मामले में सबसे अव्वल होने चाहिए, सबसे आगे होने चाहिए। सामाजिक विज्ञान में भी अब देखो याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, तो आपको याद करने के लिए वो जो दीवार पे आपने चलो कॉपी पेन से आपने कॉपी में आपने कुछ नोट्स फैक्ट लिख लिए, उनको आपने दीवार पे लगा लिए जो याद नहीं हो रहा है। या स्क्रीनशॉट वाला तरीका मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। जो चीज़ें आपको याद नहीं होती आप उनका स्क्रीनशॉट ले लो और आप अपने वॉलपेपर पे, होम स्क्रीन पे, और आप लॉक स्क्रीन पे लगा लो। जब भी आप लॉक उसको ओपन करो मोबाइल को, तो एक बार आप नज़र वहाँ पे फेर लो, थोड़ा सा पढ़ के देख लो, और जब मोबाइल को बंद करने जाओ तो एक बार और पढ़ लो। ऐसे आप रोज़ अपने उस वॉलपेपर को चेंज करोगे 2 को, तो बहुत सारे फैक्ट आपके वहाँ से भी रेडी हो जाएंगे। जैसे कि मैथ वाले क्या कर सकते हैं कि आपको मान लीजिए वर्ग याद नहीं हो रहा है, 1 से 30 तक याद करना है, आपको क्यूब याद नहीं हो रहा है, 1 से 20 तक याद करना है, या आपको टेबल्स याद नहीं हो रही, तो आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट करके आप वहाँ पे लगा लोगे, तो उससे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो यहाँ से आप कर सकते हो। ये हर एक विषय वाले कर सकते हैं, संस्कृत वाले कर सकते हैं, आप लकार वगैरह याद करते हैं, धातुएं याद करते हैं, तो आप वहाँ पर चस्पा कर सकते हैं, मतलब वॉलपेपर लगा सकते हैं। इंटरनेट से आप सर्च करो उस टॉपिक को, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा पूरा का पूरा। इंग्लिश वाले वोकैब के लिए बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्लिश वालों के लिए तो वो रामबाण है, क्योंकि आपको तो वोकैब याद करनी ही करनी है। रोज़ 15-20 आप याद करो या 50 आप याद करो, वोकैब के बिना आपका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ये आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इससे आप अच्छे नंबर ला सकते हो वोकैब से। हिंदी वाले भी कर सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, जैसे कि वो एक वाक्य वाले शब्द आ जाते हैं, वो आपको करने पड़ते हैं, और भी संधियाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ती हैं हिंदी में खासकर साहित्य वाली जब बात आ जाती है तो आपको वहाँ से याद करनी पड़ेंगी। तो आप इस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी सारे अभ्यर्थी कर भी रहे हैं, और ये वाली जो स्ट्रैटेजी थी बहुत अच्छी भी लगी थी, मैंने बहुत पहले बताया हुआ था। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी क्या सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम के टाइम पे करेंगे, क्योंकि अभी करेंगे तो मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है, सही बताऊं तो, क्योंकि रोज़ उसको चेंज करो, ढूंढो कि आज क्या याद करना है क्या नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी। थोड़ा सा और पेशेंस करना है, अपनी तैयारी को एक सही गति देना है, और केवीएस की जो भर्ती है वो भी आपको जल्द देखने को मिल जाएगी। केबीएस टीजीटी की मतलब जल्द नहीं, हम ये कह सकते हैं कि या तो 2024 के एंड में आपको देखने को मिल जाएगी, इस साल के अंत में, या 2025 के शुरुआत में आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। क्योंकि केबीएस का एक अच्छा खासा पैटर्न रहा था, बस कोविड के चक्कर में टूटा था, तब जाकर 4 साल लिए थे, लेकिन अब नियमित तौर पे आपको वो भर्ती भी आपको केबीएस की देखने को मिलने वाली है। आप यदि वर्ग 2 चयन परीक्षा मुख्य विषय से कर रहे हो, जो भी आपका विषय है आप उस पर अच्छी मजबूत पकड़ बना लेते हो, तो आपका वर्ग 2 चयन परीक्षा का सिलेबस और केंद्रीय विद्यालय जो टीजीटी है उसका सिलेबस 90% सेम रहने वाला है। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा उस तरीके का नहीं पूछा जाता। मैथ भी आपका 10th लेवल तक का पूछा जाता है केबीएस में, तो आपका केबीएस का सिलेबस भी यहाँ से पूरा कवर हो रहा है। और एनबीएस की जो भर्तियाँ हैं वो भी आपको इस साल के अंत में, अगले साल के शुरुआत में आपको वो भी निश्चित तौर पर देखने को मिल जाएंगी। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं चयन परीक्षा की, इसके साथ में आपकी तैयारी अन्य परीक्षाओं की भी अप्रत्यक्ष तौर पर हो रही है। तो आप अपनी तैयारी को पॉजिटिव हो करके करें कि मेरी ये जो तैयारी है कहीं भी बर्बाद नहीं जाने वाली, इस एग्ज़ाम में तो काम आ ही रही है, दूसरे एग्ज़ाम में भी काम आएगी, और भी मुझे बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं। अभी आप डीएसएसबी देखने वाले हैं, डीएसएसबी की भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ था उसका आप जो विस्तृत विज्ञापन आप देखेंगे, और उसके पेपर भी आपको जल्द देखने को मिल जाएंगे। 6 महीने के अंदर अंदर डीएसएसबी टीजीटी के पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। बस ये है कि जिन अभ्यर्थियों का सीटेट क्वालिफाइड नहीं है वो पहले केंद्र या अन्य राज्यों की परीक्षाएं देने के लिए वो क्वालिफाई कर लें, और अपनी तैयारी को बिल्कुल सतत बनाए रखें। निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये प्रक्रियाएं जो होती हैं वो पेशेंस मांगती हैं। आपके अंदर जितना ज़्यादा धैर्य होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे थे अपने वर्ग 2 की, और आज वो बिहार में प्राथमिक शिक्षक बन गए हैं,
या माध्यमिक शिक्षक बन गए हैं या उच्च माध्यमिक शिक्षक बन गए हैं, क्योंकि उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी। वो सतत रूप से तैयारी में लगे रहे और आज उनके पास जॉब है। फिर भी अपने स्टेट लौटने के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने राज्य में जो नौकरी का आनंद है, जो मज़ा है, वो दूसरे राज्य में शायद उतना हमें अच्छा नहीं लग पाएगा। केंद्र की एक अलग बात हो जाती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अपनी तैयारी अच्छी करते रहें और आपका सिलेक्शन इस बार 100% हो ही जाए। केवल मैं इस भर्ती का नहीं कहूँगा कि इसी में हो जाए, लेकिन जो भी है शिक्षक आप जैसे तैसे शिक्षक या शिक्षिका आप बन ही जाएं इस बार। ठीक है, जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा। और जो कैरियर काउंसलिंग वाली जो बात है, मैं देख रहा हूँ एक एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। गूगल मीट की आपको लिंक ईमेल के माध्यम से मिलेगी, उसमें हम देखेंगे, करेंगे। दिन में 2 या 3 ही विद्यार्थियों से चर्चा कर पाएंगे, तो देखते हैं, उस पर भी हम जल्दी कुछ सोचेंगे। तो जो भी आपके डाउट हो कमेंट कीजिएगा। और हम टेलीग्राम को आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और एक और बात आपको बता दूं कि कुछ अभ्यर्थी रुष्ट रहते हैं, तो उससे आपको नुकसान है, मुझे कोई नुकसान नहीं है उससे। ठीक है, तो आप सभी ने वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी अच्छी चले और आप सभी का इस बार सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद।